हॉरर फिल्मों की दुनिया में एक फिल्म ऐसी है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1973 की दी एक्सॉर्सिस्ट इसे अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है, लेकिन इसकी कहानी की जड़ें एक ऐसी सच्ची घटना में हैं जो फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। जरा सोचिए कि ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। आज हम फिल्म के पर्दे के पीछे जाकर उस असलियत को जानेंगे जिसने हॉलीवुड को भी हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी का जो असली हीरो है वो असल में एक 14 साल का लड़का था, फिल्म की तरह 12 साल की लड़की नहीं। उसकी पहचान को हमेशा के लिए छिपाने के लिए उसे एक नाम दिया गया रोलैंड डो। वो बिल्कुल एक आम बच्चा था, स्कूल जाता था, खेलता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? किसी शैतान या बुरी आत्मा से नहीं, बल्कि एक तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो उसे उसकी प्यारी आंटी ने दिया था, और यही तोहफा एक भयानक शुरुआत का कारण बना। ये थी रोलैंड की आंटी टिली। वो अध्यात्म में बहुत मानती थी और एक दिन वो रोलैंड के लिए एक वीजी बोर्ड ले आईं। उन्होंने रोलैंड को सिखाया कि कैसे इस बोर्ड का इस्तेमाल करके वो दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात कर सकता है। रोलैंड के लिए तो ये बस एक खेल था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में किसके लिए दरवाजा खोल रहा है। और फिर अचानक कुछ ही समय बाद आंटी टिली की एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और बस उनके मौत के ठीक बाद उस घर में अजीब और गरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। जो शुरुआत में सिर्फ दीवारों से आती हल्की खरोचों की आवाजें थीं, वो देखते ही देखते एक ऐसे भयानक सिलसिले में बदल गईं जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अब आप देखिए कि ये सब कितनी तेजी से बढ़ा। पहली रात दीवारों में सिर्फ हल्की खरोचे, अगली ही रात खरोचों की आवाज तेज हो गई और साथ में किसी के रोने की आवाज भी आने लगी। फिर बात स्कूल तक पहुंच गई। वहां से शिकायतें आने लगी कि रोलैंड अजीब भाषा में बात कर रहा है, हिंसक हो गया है। और जब परिवार ने पादरी को बुलाया तो उन्होंने अपनी आंखों से बिस्तर को हिलते और रॉकिंग चेयर को गोल गोल घूमते देखा। परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया। वो एक मनोवैज्ञानिक के पास गए जिसने कहा, लड़का तो 100% ठीक है, लेकिन फादर शूल्स जो पादरी थे वो समझ गए थे कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से रोलैंड के शरीर पर खरोचों को बनते हुए देखा था और उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये मामला मेरे बस का नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब एक बहुत ही अजीब और डरावना संकेत मिला। इसी संकेत ने परिवार को एक नए शहर की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। याद रखिए, ये फिल्म के जॉर्ज टाउन लोकेशन से बिल्कुल अलग था। ये वो पल था जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। जब पादरी प्रार्थना कर रहे थे तो रोलैंड की छाती पर घावों से एक शब्द उभर कर आया, लुई। ऐसा लग रहा था मानो वो शैतानी ताकत खुद उन्हें रास्ता दिखा रही थी, उन्हें सेंट लुइस मिजोरी भेज रही थी। सेंट लुइस पहुंचकर भी ये सब रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। चीजें हवा में उड़ रही थी, फर्नीचर अपने आप खिसक रहा था। इस तरह की हरकतों को पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कहते हैं, मतलब एक ऐसी शोर मचाने वाली आत्मा जो आसपास की चीजों में उथल-पुथल मचा देती है। सेंट लुइस में परिवार ने यूनिवर्सिटी के एक बड़े पादरी से संपर्क किया और बस यहीं से कैथोलिक चर्च ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और फैसला किया कि वो रोलैंड की आत्मा के लिए ये जंग लड़ेंगे। मामला इतना गंभीर था कि चर्च ने फादर बॉर्डन के नेतृत्व में अपने 2 सबसे अनुभवी पादरियों को ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने फैसला किया कि वो चर्च की सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक प्रक्रिया रोमन रिचुअल ऑफ एक्सॉर्सिज्म का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया। सबसे पहले सारी पवित्र वस्तुएं जमा की गईं, फिर लगातार प्रार्थनाएं शुरू हुईं ताकि उस शैतानी ताकत को कमजोर किया जा सके। हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेषज्ञ को भी बुलाया गया और आखिर में ये तय हुआ कि घर पर ये ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए आखिरी लड़ाई के लिए रोलैंड को एक कैथोलिक अस्पताल के साइक वार्ड में ले जाया गया। और अब मंच तैयार था, एक अस्पताल का बंद कमरा, कुछ पादरी
और एक 14 साल का लड़का। अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जो ये तय करती कि उस लड़के की आत्मा पर किसका हक होगा। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, वो कमरा जैसे नरक बन गया। रोलैंड हवा में उठने लगा, वो पादरियों पर हमला कर रहा था। वो एक बहुत ही भयानक और हिंसक टकराव था। और देखिए, जैसे जैसे पादरियों की कोशिशें तेज हो रही थीं, उस शैतानी ताकत का जोर भी बढ़ रहा था। घर पर वो ताकतवर थी, लेकिन अस्पताल में आमने सामने की लड़ाई में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जब लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब पादरियों ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने रोलैंड के सामने सेंट माइकल की एक मूर्ति रखी। सेंट माइकल स्वर्ग के वो योद्धा जिन्होंने शैतानों को हराया था। ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। एक आखिरी जोरदार और हिंसक संघर्ष हुआ और फिर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोलैंड का शरीर शांत पड़ गया और फिर उसके मुंह से एक बहुत ही धीमी और साफ आवाज निकली। वो चला गया। उस भयानक रात के बाद सवाल ये था कि रोलैंड का क्या होगा? क्या वो कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा? उसका जो भविष्य था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। हैरानी की बात यह है कि एग्जॉर्सिज्म के बाद रोलैंड वापस एक आम 14 साल का लड़का बन गया। उसे उन खौफनाक महीनों की कोई भी बात याद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। वो लड़का जिसके शरीर पर कभी एक शैतान ने कब्जा किया था, वो बड़ा होकर नासा में एक सफल रॉकेट साइंटिस्ट बना। सोचिए जरा, उसके भयानक बचपन और उसके शानदार वैज्ञानिक करियर में कितना बड़ा फासला है। तो असली कहानी फिल्म से कितनी अलग थी। जैसा हम देख सकते हैं, पीड़ित एक लड़का था, लड़की नहीं। घटनाएं मैरीलैंड और सेंट लुइस में हुई, जॉर्जटाउन में नहीं। और सबसे बड़ा फर्क था क्लाइमैक्स में। असलियत में जीत सेंट माइकल की शक्ति से हुई थी, किसी पादरी के आत्म बलिदान से नहीं, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। रोलैंडो की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में किसी शैतानी ताकत का कब्जा था, या ये हमारे दिमाग की गहराइयों का ही एक खेल था? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।